चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमने सीटी आईवीपी करना है। अब अगर आपको याद हो या शायद आपने पढ़ा हो तो फ्लोरोस्कोपी में भी हम आईवीपी स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। वो वाली जो आईवीपी स्टडी होती है वो दोनों जो है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल आपका डिफरेंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने दो मोडालिटीज डिफरेंट यूज करनी है, लेकिन जो पीछे इंडिकेशंस होती हैं वो सेम हो सकती हैं। अब ये भी होता है कि जो डॉक्टर्स पहले हम फ्लोरोस्कोपी के लिए आईवीपी स्टडी प्रेफर करते थे वो कहते हैं सिटी आप करवा ले, कि हमने जब फ्लोरोस्कोपी पे आईवीपी स्टडी करवानी उसके बाद भी वो सिटी करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि उनको दोबारा से रिपीट में सिटी करवाना पड़ता है, तो अब वो ये करते हैं कि डायरेक्ट ही सिटी केयूबी या फिर आईवीपी करवा लेते हैं। अब सबसे पहले हम आईवीपी वैसे होता क्या है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या फिर इसको हम यूरोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इंट्रोडक्शन करना है। इंडिकेशन मेन आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब हम क्लिनिकल कोई प्रोसीजर करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर है क्या, उसकी इंडिकेशन मेन आपको पता होनी चाहिए कि हमने ये प्रोसीजर करना क्यों है, फिर पेशेंट की हिस्ट्री पता हो, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से आपने करनी है ये आपको पता हो, पोजीशनिंग क्या होगी, प्रोटोकॉल क्या होगा कि हमने किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, कौन से हमने स्टेप्स को यूज करना है और किस टेक्निक को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रास्ट कौन सा देना है, फिर उसमें फाइंडिंग्स क्या आएंगी और क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस जो इंक्लूड है तो हमने ये करना है और जो है तो हमने ये नहीं करना, और फिर उसमें रिजल्ट आ जाता है, जो आफ्टर केयर प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये मेन आपके पास चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं, जिसको हम ये कह लेंगे मेन ऑर्गन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, किडनीज हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट किडनी होगा, राइट और लेफ्ट यूरिटर होगा, ठीक है। ये आपके पास राइट और लेफ्ट यूरिटर आ रहे हैं और जाके वो ड्रेन होते हैं ब्लैडर में, ठीक है। फिर ये आपके पास यूरिथ्रा आ जाता है। अब ये तो है मेन। अब इसमें फिर डिफरेंट वेसल्स भी आ जाती हैं, जैसे आर्टरी है जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास वेन है तो ये रीनल वेन है, ठीक है। अब ये जो है आपके पास यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये भी राइट और लेफ्ट दोनों होते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, ये कौन सी एओर्टा है, ठीक है। वहां से हमारे पास जो है वो वेसल्स निकल रही हैं जो कि किडनीज को सप्लाई करेंगे और वापस जो ब्लड जो है वो ड्रेन होगा किसमें, आईवीसी में, ठीक है। ये राइट किडनी है, ये फिर राइट ही एड्रिनल ग्लैंड है। और ये अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन करके देखें तो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, ये हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, यूरिटर, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैडर आता है, ठीक है। अब ब्लैडर अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कि जब हम उसको ओपन करके देखें या कट करके देखें तो इंटरनल वो किस तरह से नजर आता है, ठीक है। ये यूरिथ्रा, यहाँ से हम कहते हैं कि ब्लैडर की ओपनिंग है, ठीक है। अब हम इंट्रावेनस पाइलोग्राफी अगर देखें तो ये क्या है, असल में डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मल्टीफेज सीटी हम क्योंकि इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें असल में करते क्या है कि डिफरेंट फेजेस लेते हैं। डिफरेंट फेजेस किस तरह से लेंगे कि हमने डिफरेंट टाइम पे स्कैन करना है पेशेंट का, ठीक है। अब हमने इसमें स्कैन क्या करना है, यूरिनरी ट्रैक्ट को, ठीक है। हमने यूरिनरी सिस्टम को इसमें क्या करना है, स्कैन करना है, और उसकी जो आपके पास इंडिकेशंस आती हैं उसको हमने देखना है, और फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सी डिजीज है, कौन सी एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर, ठीक है। अब इन्हीं की जो एबनॉर्मेलिटीज होंगी वो हमने इसमें देखी। अब इंडिकेशंस में मेन जो हमारे पास, अब ये सारी की सारी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन जो मेन इंडिकेशंस आती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे किडनी स्टोन्स हैं या ब्लैडर स्टोन्स हो सकता है या फिर इवन यूरिटर स्टोन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं जो किडनीज में बनते हैं लेकिन वो फिर यूरिटर में आके कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर देते हैं, कहीं जो बहुत छोटा होता है स्टोन वो पास आउट भी हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि यूरिटर का जो साइज होता है वो 0.5 mm से 6 mm तक होता है, ठीक है, जो एवरेज इसका साइज आता है। और अब अगर इसी रेंज में या इससे कम अगर स्टोन का साइज होगा तो वो डेफिनेटली निकल जाएगा। इवन हम ये कहते हैं कि 8 to 10 mm तक भी अगर साइज हो स्टोन का तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि 60 to 70% तक तकरीबन चांसेस होते हैं कि वो स्टोन निकल सकता है।
लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें वो स्टक हो जाता है, वो नहीं निकलता। लेकिन अगर मोर देन 10 है तो फिर उसमें तकरीबन 99.9% चांसेस होते हैं कि वो स्टक हो जाता है, वो नहीं निकलता। ठीक है, कि अगर वो इतना बड़ा स्टोन है। अब उसके बाद किडनी स्टोन्स है, ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट हो सकता है, ठीक है, किडनी सिस्ट हो सकती है, डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि किडनीज में, यूरेटर में या फिर ब्लैडर के किसी भी एरिया पे वो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब कुछ जो है वो बाय बर्थ अनॉमलीज होती हैं, कंजेनिटल जिनको हम अनॉमलीज कहते हैं, वो भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी इंडिकेशन है तो उसके लिए हम ये स्कैन जो है वो कर सकते हैं, ये टेस्ट हम कर सकते हैं। अब ये डायग्नोस्टिक टूल तो है, लेकिन इसने आइडेंटिफाई किन स्ट्रक्चर्स को करना है, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स को, ठीक है, किडनी स्टोन्स को। बहुत सारे आईवीपी हम मोस्टली करवाते हैं तब है जब हमने किडनीज का फंक्शन देखना होता है, और फंक्शंस हम तब देखते हैं जब वहां पे कोई एब्नॉर्मेलिटी हो। स्पेशली जो मेन कॉमन जो एब्नॉर्मेलिटी है वो किडनी स्टोन्स पड़े में, या कोई यूरिटर स्टोन है या ब्लैडर स्टोन है, तो उसकी वजह से किडनी के फंक्शन पे कितना इफेक्ट हो रहा है, और वो फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा, जब हम फंक्शनल स्टडी करेंगे। और जो आईवीपी स्टडी है ये फंक्शनल स्टडी है, इसीलिए हम इसमें टाइम के लिहाज से फेजेस लेते हैं कि हमने इस टाइम पे ये वाला स्कैन किया, ये टेस्ट किया, तो हमें किडनी का जो फंक्शन है वो कितना मिला। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये किडनी है। ठीक है, अब किडनी के अंदर से जो कंट्रास्ट है वो सारा जो है वो इकट्ठा होके ड्रेन होगा, और वो कहाँ जाएगा, यूरिटर, ये सारी ट्रेस हो रही है, और फिर ये ब्लैडर में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या कहीं ब्लॉकेज हो तो डेफिनेटली ये जो हमारा पूरा पाथवे बन रहा है, नॉर्मल हमें नजर आ रहा है, यहाँ से कंट्रास्ट में आ रहा है नजर, और उसके बाद पूरा यूरिटर जो है वो फिल होता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे पास ब्लैडर तक कंट्रास्ट। अब अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होती, फुली ऑब्स्ट्रक्शन होती, तो डेफिनेटली जो कंट्रास्ट है वो यहाँ तक तो नजर आता हमें, लेकिन आगे नजर नहीं आना था। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास फंक्शनल स्टडी है। अब पेशेंट की हिस्ट्री क्या हो सकती है, हिस्ट्री में हमने क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, पहले कोई इलनेस है, उसको कोई ड्रग से एलर्जी है, या उसने पहले कोई इस तरह का टेस्ट करवाया, ठीक है, जिसमें पेशेंट को, अब लेमैन है पेशेंट, उसको नहीं पता कि कंट्रास्ट क्या होता है। ठीक है, आपने उसको ये कहना है कि आपका कोई इस तरह की दवाई लगा के या इंजेक्शन लगा के कोई टेस्ट हुआ है, उसके साथ आपको कोई मसला तो नहीं हुआ था। ठीक है, कोई आपको एलर्जी हुई, या आपको नोजिया हुआ, या वोमिटिंग हुई, या आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से पेशेंट से क्वेश्चन, अब उसके बाद उसकी कोई मेडिकल इंडिकेशन किस तरह से, कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको कार्डिक डिजीज है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज ऐसी है जो रन कर रही है। ठीक है, मे बी वो पेशेंट को उस टाइम पे ना हो, लेकिन फैमिली में उनके कॉमन है, तो फिर पेशेंट को भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमने पेशेंट की जब हिस्ट्री लेनी है तब उससे पूछनी। उसके अलावा फिर हमने क्या करना है, उसको लेक्सेटिव्स देते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन करवाने के लिए। क्यों देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो नील पर ऑरल होना चाहिए, ये तो एक कॉमन इंडिकेशन है कि उसकी जब हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट की जब आपने प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है, नील पर ऑरल होना चाहिए। लेकिन हमने लेक्सेटिव्स इसलिए देने हैं ताकि जो गट है उसकी वजह से लाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अगर गट में आपको सॉलिड या फिर इवन गैसियस कंटेंट अगर नजर आ रहा है तो फिर क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर गट आगे नजर आ रही है और उसमें गैशियस कंटेंट है तो वो हमें ब्लैक नजर आएगी, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर था वो हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो गट है वो खाली हो, एम्प्टी हो। ठीक है, तो वो एम्प्टी तभी होगी कि एक तो उसने खाना ना खाया हो, ठीक है, उसके बाद हम लग्जेटिव्स देते हैं ताकि गट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो। तो इसलिए हम उसकी 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कंडीशन पे। अब एक पेशेंट है जो कह रहा है मैं 1 हफ्ते से मैंने कुछ सॉलिड खाया ही नहीं है, मैं फ्लूइड पे गुजारा कर रहा हूँ, या मैं पानी शानी पी रहा हूँ, ठीक है, या हल्का फुल्की ले ली। अब उसको भी हम कहेंगे नहीं आपने तो कुछ खाना ही नहीं है, वो अगर पानी शानी पी रहे तो वो तो हमने अलाउ करना ही है उसको। ठीक है, और एक है जो कह रहा है मैंने घंटा पहले खाना खाया, तो हम उसका नहीं कर सकते। ठीक है, और एक कह रहा है मैंने तो रात से या कल सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ,
सिर्फ पानी पिए या जूस पिए, तो फिर हम देखेंगे कि दोनों पेशेंट को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। कि हम वापस भेजेंगे कि आपने इतने टाइम पहले से कुछ नहीं खाना, ठीक है, और ये वाली जो मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं ये आपने उस रात को खा लेनी है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आना है, ठीक है। या फिर एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करवाना है। ये वाली जो प्रिपरेशन है ये आपकी ऑलमोस्ट सेम आती है हर टेस्ट के लिए। जैसे हमने हेपेटोमा प्रोटोकॉल में कहा था कि हमने उसमें भी नील पेरोरल पेशेंट को लेके आना है, ठीक है, और उसको हमने क्या करना है कि आपने रात को खाना नहीं खाना, अगर डायबिटिक है तो सुबह अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपने अपनी गोली भी नहीं खानी। वही वाली स्टेप्स जो है वो हमने यहाँ पे भी फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद अब पेशेंट की जो प्रिपरेशन है मेन वही स्टेप्स आ जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कि अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहा है तो उसने मेडिकेशन वो लेनी है। अब वो देखेंगे आपने कि वो कौन सी मेडिकेशन है, उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या डायबिटिक है उसकी कोई मेडिसिन ले रहा है, या कार्डिक पेशेंट है वो वाली मेडिसिन ले रहे हैं। फिर हम देखेंगे उसमें से कौन सी उसने स्टॉप करनी है या कौन सी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे पेशेंट को अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास आ जाए तो आपने उसको फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कर देना। फिर आप उसको अपॉइंटमेंट देते हैं कि आपने कल परसों या किस दिन आपने आना है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हमारे पास आना है, ठीक है। फिर हमें एक टेस्ट की जरूरत पड़ती है जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट लगाना होता है। हमें किडनी फंक्शनल जो टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिया और क्रेटिनिन को चेक करते हैं कि उनका लेवल जो है वो ठीक है या नहीं, तो हमें वो टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो पेशेंट को आपने फिर बताना है कि जब आपने यहाँ आना है उससे पहले ये टेस्ट करवा के आना है, ठीक है। अगर तो वो नॉर्मल वैल्यूज आ रही हैं तो आप पेशेंट को कंट्रास्ट देंगे, अगर नॉर्मल वैल्यूज नहीं है तो आप पेशेंट को कंट्रास्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर उसका किडनी फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं है तो वो जो हम कंट्रास्ट पेशेंट को दे रहे हैं वो बॉडी में से वॉश आउट कैसे होगा। अब स्पेशली जो ये आईवीपी स्टडीज के लिए आते हैं इनका तो पहले कोई ना कोई इफेक्ट होगा, फिर हम ये देखते हैं कि उनका कितना रेज्ड लेवल आ रहा है। उसके लिए हम कौन सी इनको मेडिसिन दे सकते हैं जिसकी वजह से इनका किडनी जो फंक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके और हम ये टेस्ट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर केयर में भी आता है कि आपने पेशेंट को बाद में क्या उसको एडवाइस करना है कि उसकी बॉडी में से जल्दी से ये कंट्रास्ट है वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है। फिर पेशेंट की पोजीशनिंग आ जाती है। सेम वैसे पोजीशन हम बनाते हैं जैसे हम एब्डोमेन के लिए बनाते हैं या हम चेस्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या है फील्ड जो होता है जो एफओवी आता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हेड फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, फीट फर्स्ट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं या आपकी मशीन कौन सी है, आपने वहां पे किस तरह से एंट्री की हुई है, ठीक है। सेम वैसे ही होगा, पेशेंट स्टिल लेटेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाजू होंगे उसको आप क्या करवा देंगे, ओवरहेड करवा देंगे, ठीक है। अलॉन्ग साइड द बॉडी आप नहीं रखेंगे वरना उसकी जो है वो आर्टिफैक्ट आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एरिया आता है जो एफओवी आता है ऑलमोस्ट सेम वही आता है जो हम एब्डोमेन के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेशेंट किस पोजीशन में, फीट फर्स्ट, ठीक है, कि हमने फीट फर्स्ट करवाए हैं। और अगर आप बाजू देखिए तो ये ओवर द हेड हम इसको रेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। और साथ में आपने पेशेंट को गाइड करना होता है कि जब आपको आवाज हम देंगे या हमारे पास जो होता है वो मशीन में रिकॉर्ड फॉर्म में होती है और उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि वो सांस रोक लें ताकि मोशन आर्टिफैक्ट को हम खत्म कर सकें। और फिर जब वो फेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जो हमने स्लाइसेस लेने थे वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आवाज हम देते हैं या फिर वो रिकॉर्ड फॉर्म में होती है और वो क्या आवाज होगी कि सांस ले लें। ये नहीं कि एक दफा रुकवा दिया तो फिर क्या करते हैं पेशेंट, रोकते ही नहीं है। डेफिनेटली अगर आप उसको दोबारा से आवाज नहीं देंगे तो अगले टाइम पे वो रोकेगा ही नहीं। तो आपने उससे पहले अब ये भी हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी मशीन है, हम कितने टाइम के लिए सांस रुकवा सकते हैं। अब एक पेशेंट ऐसा है जो इतना लंबा सांस नहीं रोक सकता तो डेफिनेटली वो बीच में छोड़ देगा और जहां पे वो सांस छोड़ देगा वहां पे हमारे पास मोशन आर्टिफैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको रुकवाना भी इतना ही टाइम के लिए है जितना टाइम वो रोक सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक दफा पेशेंट को प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है। अब टेक्निक में अगर हम देखें तो हमने जो एक्सपोजर देना है पेशेंट को वो अब ये जो वैल्यूज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे पास थ्योरी में आती है, लेकिन अब ये एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो ये वेरी करती है। और इवन हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जब हम जाते हैं तब भी ये वेरी करती है।
और एक मशीन से दूसरी मशीन पे जब हम काम करते हैं तब भी ये वेरी करती है, ठीक है। तो इसलिए आपने सिर्फ इसी को फॉलो नहीं करना, आपने ये भी देखना होता है कि आपका पेशेंट जो वो ज्यादा फैटी है, थिन है, लीन है, एक बच्चा है या अडल्ट पेशेंट है, ठीक है, उसके लिहाज से आपने इन पैरामीटर्स को सेट करना है, ठीक है। अब अगर एक्सपोजर टाइम को हम देखें तो वो लेस देन 0.1 सेकेंड, तो ये हमारे पास मल्टी स्लाइसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम हायर केवीपी रेंज रखें तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस कंट्रास्ट ऑफ रीनल पैरेन्काइमा, ठीक है। इसी वजह से केवीपी की वैल्यू इसमें कम है, लेकिन एमएस की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब हमने नॉन आयोनिक कंट्रास्ट देना है जो कि वाटर सोल्युबल कंट्रास्ट होता है, जिसमें हमारे पास मोस्ट रूटीन में जो हम यूज करते हैं अल्ट्राविस्ट आ जाता है, ओमनीपैक आ जाता है, ठीक है। ये जो है ये नॉन आयोनिक है और रूटीन में अवेलेबल है हमारे पास, इवन पाकिस्तान में यहाँ पे। अब उसके बाद हम कहते हैं कि हमने पेशेंट को जो डोज देनी है वो कितनी होगी। एवरेज जो डोज आती है वो 1.5 ml पर केजी है, लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमने वेट के लिहाज से पेशेंट की जो डोज है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको उस तरह से कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बेटा मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास 60 kg तक पेशेंट होता है तो हम उसको 1 ml पर केजी के लिहाज से देते हैं। जितना 60 kg से ऊपर होगा, अगर वो 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, वो 10 kg ऊपर है या 20 kg, तो उतने kgs को हमने 1.5 ml पर केजी के लिहाज से कैलकुलेट करके टोटल जो डोज है वो पेशेंट को देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं करते तो फिर हम 1.5 ml पर केजी के लिहाज से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे पास रेंज बनती है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 70 to 80, तो अगर हम 70 दें तो काफी है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट का जो वेट है वो 100 kg है, ठीक है, तो उसके लिहाज से आपने फिर उसको वेट के लिहाज से कैलकुलेट कर लेना है कि उसकी कितनी डोज आ रही है, ठीक है। उसके बाद टेक्निक में अगर हम देखें तो हमने सीरियल इमेजेस लेने हैं। अब ये डिफरेंट टाइम पे हम लेते हैं। अब डिफरेंट टाइम पे किस तरह से कि आपने सबसे पहला फेज लेना है जो कि प्लेन स्कैन होगा, जिसको हम सिंपल केयूबी स्कैन भी कहते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर और ब्लैडर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, ठीक है। और वो कंट्रास्ट हम डेफिनेटली जब, क्योंकि हमने फेजेस लेने हैं, जब हम फेजेस लेते हैं तो, और मल्टी स्लाइस सीटी में हम कंट्रास्ट जो वो मैनुअल नहीं देते, हमने इंजेक्टर के थ्रू देना है। अब इंजेक्टर में आपने कितना कंट्रास्ट पेशेंट को देना है वो फिल करना है, ठीक है। उसकी जो डोज है वो आपने सिलेक्ट कर ली और साथ में उसका रेट सिलेक्ट करेंगे कि आपने कितने ml पर सेकंड के लिहाज से पेशेंट को कंट्रास्ट देना। अब कंट्रास्ट देने के बाद फिर आपने पहला फेज लेना है। अब इसमें क्योंकि हमारे पास मल्टी स्लाइस सीटी है, हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इसमें आर्टीरियल और वेनस फेज भी ले लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ना कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैस है या कोई ट्यूमर है, तो अगर हमने रीनल सीए देखना है या ब्लैडर सीए देखना है, तो अगर हमने आर्टीरियल फेज और वेनस फेज लिए होंगे तभी हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। अगर सिंपल किडनी स्टोन का पेशेंट है तो वहां पे अगर आप नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज आ जाता है कि आप वहां पे इन चीजों को असेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमने लेना तो है, कंट्रास्ट के बाद आपने पहला फेज तो लेना ही लेना है। उसके बाद फिर हम उसको डिलेड फेजेस की तरफ जाते हैं, जो कि हम डिफरेंट टाइम पे लेते हैं। जैसे 5 मिनट पे आप ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट पे आप ले रहे हैं। अब ये स्टडी डिपेंड करेगा कि पेशेंट का फंक्शन किस तरह का ऑब्जर्व करना है आपने, किस तरह की पेशेंट को अबनॉर्मेलिटी है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने 5 मिनट पे स्कैन किया और आपको यूरेटर जो है वो ट्रेस होती नहीं नजर आई, तो डेफिनेटली आप उसको डिले करेंगे। फिर आप 15 मिनट पे कर रहे हैं, अब 15 मिनट पे भी आपको उतनी ही यूरेटर नजर आई जितनी 5 मिनट में आप उसको और डिले करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि अब हमें थोड़ी थोड़ी यूरेटर नजर आना शुरू होगी। अब वो आप 30 मिनट पे कह रहे हैं या 1 घंटे पे कह रहे हैं या 1.5 घंटे पे कह रहे हैं, तो इतना लॉन्ग ये स्कैन हो सकता है। तो इसके लिए आपने पेशेंट को लटाए नहीं रखना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पीछे पेशेंट्स पड़े हुए हैं और आप 5 मिनट की स्टडी कर लेते हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और हमें ये यूरेटर है वो ट्रेस होती नजर नहीं आई, ठीक है, तो फिर हम पेशेंट को उठा दें। अगला जब हमने 15 मिनट या 30 मिनट का जो स्कैन करना है, हम पेशेंट की दोबारा से पोजीशन बना के, सिंपल स्कैनो तो हमें लेना ही पड़ेगा, स्कैनो लेके हम दोबारा से फेस ले लें। फिर अगर आपने उसको 1 घंटा और वेट करना है तो आप दोबारा से पेशेंट को उठा के फिर दोबारा से पोजीशन बना के रिपीट स्कैनो लेंगे, ठीक है। बाकी सारा फेज हमें लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैनो लेंगे, उस पर पोजीशन बनाए और अपना एक फेज ले लें।
जिस तरह हम आईवीपी में करते हैं उसमें भी हम यही करते हैं कि पेशेंट की जितने टाइम पे आपने लेना है वो एक्सरे लिया और पेशेंट को बिठा दिया कि आपने इतने टाइम के बाद दोबारा अंदर आना है। नहीं, अब ये जो टाइम है इसका यही मतलब है कि हमने 1 घंटा पहले पेशेंट को कंट्रास्ट दिया तो उस 1 घंटे के बाद हमने ये स्कैन किया। जब हमने 1 घंटा पहले कंट्रास्ट दिया था और 1 घंटे बाद हमारे पास जो सिचुएशन है उसको असेस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किडनी का क्या फंक्शन है। अगर हम दोबारा से उसको रिपीट कंट्रास्ट दें तो इसका तो यही मतलब है कि जो हमने पहला स्कैन किया वैसे दोबारा कर दिया। ठीक है, हमने जो कंट्रास्ट दिया है वो कितने टाइम पे कहाँ पहुंचा है और कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, ये किडनी फंक्शन है। ठीक है, इस चीज को हमने असेस करना है। अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि जब हमने स्कैन करना है हमारे पास 3 चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। तो हमने अपना एफओवी जो है वो इस तरह से सेट करना है। ठीक है, अब जो फुल लेंथ फिल्म है या आप ये कह लें जो स्कैन है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स पे होता है और वो उसमें हमें पूरा का पूरा आप ये कह रहे हैं यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम जो है वो नजर आ जाता है अगर नॉर्मल हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो फुली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो हमें पूरे का पूरा सिस्टम किस तरह से किडनीज में कंट्रास्ट, यूरेटर और उसके बाद ब्लैडर में कंट्रास्ट में नजर आ जाएगा इस टाइम तक। तो अगर हमें नजर आ जाता है और हमें कोई नॉर्मेलिटी नजर नहीं आ रही तो हम वहां पे अपनी स्टडी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब आपको फुल लेंथ जो है वो सिस्टम नजर आ गया, यूरिनरी सिस्टम, फिर हम फुल ब्लैडर कि जब ब्लैडर जो है वो बिल्कुल फुल हो गया और उसमें हमें पूरी लाइनिंग नजर आ रही है कंट्रास्ट की, उसका एक इमेज लेंगे। और उसके बाद पोस्ट वॉइड कि ब्लैडर जब एम्प्टी हम पेशेंट का करवाएं और उसके बाद एक पोस्ट वॉइड इमेज लें और आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे जो आपने स्कैन किया और आपको यूरेटर पूरा नजर नहीं आया, ब्लैडर में आपको कंट्रास्ट नजर नहीं आया, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने जो है वो डिलेड इमेजेस लेंगे। जब आपको यहाँ पे पूरा यूरिनरी सिस्टम नजर आ जाएगा वहां पे हम अपनी स्टडी को स्टॉप करेंगे। फुल लेंथ आपके पास फुल ब्लैडर जो है वो फिल उसका इमेज लेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट वाइड लेंगे, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर देंगे। चाहे वो 1 घंटे पे हो रही है, चाहे वो 15 मिनट पे हो रही है, चाहे वो 1.5 घंटे पे जा रही है, चाहे वो 3 घंटे तक जा रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सीटी इमेज में हमें इस तरह से नजर आएगा। ये आपके पास कौन सा इमेज है? कोरोनल इमेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? किडनीज। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आर्टरी होगी जो कि एओर्टा से निकलती हुई नजर आएगी और ये रीनल आर्टरीज है। ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होगी और आर्टरी के साथ ही वेन है जैसे हमने नॉर्मल एनाटॉमी में देखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यूरेटर निकलेंगे और हमें नीचे, अब एक इमेज पे हमें पूरा यूरेटर नजर नहीं आएगा क्योंकि यूरेटर जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके नीचे ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो किसी इमेज पे हमें उसका कहीं सा पार्ट नजर आ रहा होगा किसी इमेज में, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली सारे इमेजेस देखेंगे तो हमें पूरा यूरेटर नजर आ जाएगा। और फिर हम उसकी 3D बना के भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से नजर आएगी। और यहाँ पे ये हमारे पास है ब्लैडर, तो हमारे पास इतना जो एरिया है ये इंक्लूड होना चाहिए जब हमने एफओवी सेट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब हम एब्डोमेन का स्पेशली ये पेल्विस का स्कैन कर रहे होते हैं, हम लंग्स के इमेजेस ले लेते हैं। एक तो ये कि जब पेशेंट इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जाता है तो ये जो ऑर्गन्स है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास कोई एरिया मिस ना हो। दूसरी बात ये कि अगर कोई सीए का पेशेंट होता है तो फिर हमने मेट्स देखने होते हैं। अगर लंग्स में मेट्स पड़े हों तो वो यहाँ पे हमें नजर आ जाते हैं, तो फिर हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने उसका कोई भी स्लाइस नहीं लिया तो हमें नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को मेट्स पड़े हैं या नहीं, फिर हमें उसके लिए स्पेशल दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। इसलिए हम ये स्लाइसेस जो वो इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में सेम वही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, तो आपने इसको एक दफा रीड आउट कर लेना कि हमने पेशेंट को पहले आईवी लाइन डेफिनेटली फिक्स करेंगे जिसको हम कैनोला कहते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा, अब एक बच्चा है तो आपको उसको कौन सा आईवी लाइन लगाएंगे, ब्रेनला का जो साइज होगा वो कौन सा लगाते हैं बच्चों को? छोटा लगाएंगे ना, उनकी वेन्स छोटी होंगी, बारीक होती हैं, तो छोटा कौन सा होता है? येलो कलर का। नंबर कौन सा होता है उसका? 24। ठीक है, अब एक बड़ा बच्चा है या उसकी वेन्स बहुत अच्छी है तो आप उसको 22 वाला भी लगा सकते हैं। और वो किस कलर में होता है? और पिंक वाला जो होता है वो किस कलर में होता है और वो किस नंबर में होता है? ठीक है,
तो हम जैसे जैसे कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है, इसी तरह से इनके नंबर्स चेंज होते हैं। 24 वाला सबसे छोटा है जो कि हम बच्चों को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 22 पे जाएंगे तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 20 पे जाएंगे तो उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो अडल्ट्स को मोस्टली हम 20 या 22 वाला लगाते हैं, ठीक है। बच्चों को हम 24 वाला लगाते हैं। अगर थोड़े नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, मतलब अब ये कह ले थोड़ा बड़ा बच्चा है और उसकी अच्छी वेन्स नजर आ रही हैं, तो आप उसको 22 वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्रास्ट होता है वो थिक होता है, तो जब हमने उसको स्पीड से कंट्रास्ट देना है तो हमारे पास बड़ा अगर आईवी लाइन लगी हुई है, बड़ा बैरोमीटर लगा हुआ है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं। अब अच्छा, अब ये जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है, इसी में हम सबसे पहले स्कैनो लेते हैं जिसको हम स्काउट इमेज कहते हैं। उसके बाद हमने नेफ्रोग्राम। अब ये जो फेजेस ले रहे हैं इसके डिफरेंट नेम्स हैं। नेफ्रोग्राम में हमें क्या होगा कि जो नेफ्रॉन्स है वहां पे हमें सारा कंट्रास्ट नजर आ रहा होगा, इसलिए वो हम फेज को नेफ्रोग्राम कह देते हैं। और ये हमारे पास कौन सा 1 to 2 मिनट्स, जब हमने कंट्रास्ट दिया उसके अगला 1 से 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर हम अर्ली और लेट इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। अब अर्ली इमेजेस लेंगे और लेट इमेजेस लेंगे, उसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा, कलेक्टिंग सिस्टम कि जो कंट्रास्ट है वो ब्लड के साथ साथ उस कलेक्टिंग सिस्टम से सारा कलेक्ट होने के बाद यूरेटर में ड्रेन होगा, ठीक है। और वो हमारे पास कौन सा आता है, 3 मिनट से ज्यादा, मीन्स के 3 मिनट या आप 3.5 मिनट या 4 मिनट पे जो फेज ले रहे हैं उसमें आपके पास फिर कलेक्टिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो है, ये कुछ लोग अप्लाई करते हैं कुछ नहीं करते, आप करके भी देख सकते हैं अगर आप जब उसमें जाएं, ठीक है। कि हमने जब ये वाला फेज लेना है तो हम एब्डोमिनल जो कंप्रेशन है वो अप्लाई करें। उसमें क्या होगा, क्या होगा इससे, कंप्रेशन अप्लाई करने से क्या होगा, एक तो आप ये कह सकते हैं कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेस हो जाएंगे ना, तो उनको मूवमेंट के लिए जगह कम मिलेगी, तो जिसकी वजह से मोशन आर्टिफैक्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक ये चीज होती है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह से जो फ्लूइड है उसको ट्रांसफर करना है अगली जगह पे, तो पीछे से हम कंप्रेशन अगर अप्लाई करेंगे तो वो स्पीड से आगे मूव होगा। ऐसे ही है ना, जब हम कंप्रेशन को रिलीज करेंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल लेवल पे पड़े हुए हैं, अगर तो हम ऊपर और नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट को देखें तो वो वैसे ही फॉल करेगा, लेकिन अगर दोनों एक ही लेवल पे पड़े हैं तो उसको फ्लो करने में मुश्किल होगी। तो जब हम एक जगह पे कंप्रेशन अप्लाई कर दें, वहां पे स्पेस कम हो जाएगी तो वो वहां से इजीली मूव करे, ये वाला भी इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत कम लोग करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन रूटीन में अगर हम देखें तो ये नहीं करते, वैसे ही करके देख लेते। उसके बाद स्पाइन हम ले लेते हैं तब जब हमने रिलीज किया कंप्रेशन को, एक आपने इमेज ले लिया जब आप कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और एक जब आपने कंप्रेशन जो है वो छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम ही आता है और साथ में प्रॉक्सिमल यूरेटर, लेकिन हम रूटीन में जो फेज ले रहे होते हैं हम उसमें पूरा फेज ही ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको नीचे कंट्रास्ट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो आप उसको शॉर्ट फेज ले लेते हैं, एफओवी को शॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो एक्सेसिव हम रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को वो ना दें। हमें पता है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो अभी इसमें नजर नहीं आएगा, तो सिर्फ आप कलेक्टिंग सिस्टम को ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। उसमें स्पाइन इमेजेस हम ले लेते हैं, प्रोन इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी मेडिकेशन या फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमारे पास जो सीटी रूम होता है उसमें एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है, इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसमें इमरजेंसी में जो जो मेडिकेशन यूज होनी है वो भी इवन अवेलेबल होनी चाहिए। और ये मैंने आपको असाइनमेंट में एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें इसको आपने अच्छी तरह से कवर करना है कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और ये कोई भी आपने टेस्ट करना है उससे पहले ये जो है वो अवेलेबल होने चाहिए ताकि पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है अगर कंट्रास्ट का तो हमारे पास वहां पे अवेलेबिलिटी हो हर चीज की, ठीक है। अब कंट्रास्ट जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है पेशेंट को, वो हमें पता है कि आईवीपी के लिए हमने नॉन आयोनिक कंट्रास्ट ही पेशेंट को देना है। अगर आप पेशेंट को फॉर एग्जांपल 100 ml या 90 ml या 80 ml कंट्रास्ट दे रहे हैं और अगर आप उसको कौन सा दे दें, आयोनिक दे दें, तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट, ऐसा पेशेंट
कि जिसको आप फॉर एग्जांपल रूटीन में 10 पेशेंट्स अगर एक दिन में करें, मे बी किसी एक को कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए, बाकी को ना हो, लेकिन अगर आप कौन सा दे दें, आयोनिक दे दें, तो मे बी वो जो 10 थे उनमें से 8 को हो रहा हो रिएक्शन, ठीक है। और जब आपने इतनी डोज उसको देनी है तो फिर तो डेफिनेटली उसको रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमने वाटर सॉल्युबल नॉन आयोनिक पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्शन दे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कोरोनल प्लेन है, ये किडनीज है, ये कलेक्टिंग सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये। अब अगर आप इस इमेज में देखें तो आपको पूरे का पूरा यूरेटर ट्रेस होता नजर नहीं आएगा। अब इसके आगे पीछे वाले जब हम इमेजेस देखें तो आपको ये जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर वहां पे भी नजर नहीं आते फिर हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये कितने टाइम पे फेज लिया और हमें ब्लैडर में कंट्रास्ट कितने टाइम पे मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो इट्स मीन कि हमें किस जगह पे पैथोलॉजी को पिक करना है, कहाँ तक हमें जो यूरेटर है वो ट्रेस होती नजर आ रही है और कहाँ से आगे हमें नहीं मिली और ब्लैडर में भी कंट्रास्ट नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यूरेटर ही पूरी की पूरी जो है वो ट्रेस ना हो और ब्लैडर में भी कंट्रास्ट ना हो तो इट्स मीन कि यहाँ इस लेवल पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस तरह से हम किडनी का जो फंक्शन है वो रूल आउट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो इमेज है ये कौन सा है, एक्सियल इमेज, और ये हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैडर में कंट्रास्ट आ रहा है, ये आपके पास यूरेटर कुछ यहाँ पे हमें पोर्शन मिल रहा है, यहाँ वाला जो पोर्शन है वो किसी और इमेज में आ रहा होगा, फिर ये वाला पोर्शन आ रहा है और उसके बाद ये ब्लैडर में जो है वो ड्रेन हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें और इधर देखें, ये किडनीज है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है या नॉर्मल नजर आ रहा है, क्या हो सकता है, किडनी ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर किस टाइप का है वो हमने इससे फाइंड आउट कर दें। मैंने आपको इसलिए कहा था कि हम रीनल और आर्टीरियल वेनस फेज ले लेते हैं कि अगर पेशेंट सीए का पेशेंट है, अगर सिंपल सिस्ट होगी तो वो तो हमें वेनस फेज पे भी रूल आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके रीनल पैरेन्काइमा में ये फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये सिस्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये हमने सिर्फ एक इमेज पे रूल आउट नहीं करना है कि ये वाली डिजीज है, इसके आगे पीछे वाले इमेजेस देखनी है, फिर इसको कोरोनल सेक्शुअल प्लेन पे भी हम देखेंगे कि वहां हर जगह पे हमें इसकी अपीयरेंस किस तरह की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ब्लैडर, और ये क्या चीज है, स्टोन है, और कहीं पे भी कंट्रास्ट नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज है जो ब्राइट नजर आ रही है, तो डेफिनेटली वो स्टोन है, ठीक है। किस चीज का वॉल्यूम, हाँ बेटा साइज वगैरह तो आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा ना, अभी तो सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पे कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, और वो आ रही है तो वो कौन सी है, इसको आप मेजर करें तो आपको उसका साइज मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, यूरेटर जो है वो डिस्टेंड हुई हुई डायलेट हुई हुई है, ठीक है। तो ये हाइड्रो यूरेटर हो सकता है, और वो किस वजह से हो सकता है, अगर आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो यूरेटर है ये साइज के लिहाज से नॉर्मल से इसका साइज जो डायलेट हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ कहीं नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये वाली यूरेटर जो है वो भी डायलेट हुई है और यहाँ पे भी यूरिन की कलेक्शन हुई हुई है, ठीक है। हमें ये पता है कि जब ब्लॉकेज होती है तो उसके जो पीछे वाला पाथवे होता है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि अगर अब पेशेंट को ये कंप्लेंट्स कितने टाइम से आ रही है, 1 वीक से आ रही है, 2 वीक से आ रही है, 3 दिन से आ रही है, तो उसके लिहाज से हम देखेंगे कि अगर इसको हाइड्रोयूरेटर है तो उसका कितना साइज आ रहा है, ठीक है। अगर फुली ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली कम टाइम में वो ज्यादा डायलेट हो जाएगी, अगर माइल्ड या मॉडरेट टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज्यादा टाइम में वो कम डायलेट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है मुझे तो 2-3 दिन से ऐसा हुआ है, ठीक है, और फिर अगर इस लेवल की है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आगे इसको फुली ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे तो 2-3 माह से ऐसे हो रहा था, ठीक है, तो उसकी जो आप ये कह लें कि पैथोलॉजी है वो और टाइप की हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि यूरेटर में सिर्फ स्टोन्स ही हैं, यूरेटर की अपनी भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है,
उसके साथ एसोसिएटेड साथ में जो एरियाज है वहां पे कोई मैस पड़ा था जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो गई, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कंट्रास्ट है वो हमें यहाँ रिनल पैरेन्काइमा में तो नजर आ रहा है, लेकिन आगे कहीं कंट्रास्ट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके साथ वाले यूरेटर में देखें तो वहां कंट्रास्ट नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि इधर भी आना चाहिए था, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है कि कंट्रास्ट जो यूरेटर से जा रहा है, लेकिन इधर हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास 3D इमेज है। हम यहाँ पे अपना पूरा जो रीनल सिस्टम है उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कि हमें जो किडनीज है, ठीक है, उसके बाद यूरेटर और फिर नीचे ब्लैडर तक जो है वो पूरी की पूरी यूरेटर जो है वो ट्रेस हो रही है। और जब हम इसको पीछे वाले पेशेंट पे ड्रॉ करके देखेंगे तो डेफिनेटली वो मिसिंग आएगी। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आफ्टर प्रोसीजर में सेम वही वाली चीजें हैं जो मैंने आपको पिछले प्रोसीजर्स में भी रिपीट करवाई थी कि हमने पेशेंट को कहना है कि आपने बार बार पानी पीना है। ठीक है। अगर आप कोई मेडिसिन अपनी ले रहे हैं तो आपने रूटीन से अब स्टार्ट करनी है। जैसे हमने पेशेंट जो डायबिटिक था उसकी ग्लूकोफेज वगैरह थी या कोई भी थी या मेटफॉर्मिन कोई भी वो मेडिसिन ले रहा था जो हमने सुबह के टाइम स्टॉप करवाई थी, उसको अब आपने कहना है कि वो कंटिन्यू कर ले। और जो हैवी मील है वो आपने 2-3 घंटे अभी नहीं लेना, उसके बाद आप ले सकते हैं, ताकि जो कंट्रास्ट की क्वांटिटी है वो पेशेंट की बॉडी से निकल जाए उसके बाद, वरना क्या होगा उसको उस टाइम पे भी वोमिटिंग या नोजिया स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और पानी इस वजह से ज्यादा पीना है ताकि फ्रिक्वेंटली यूरिन पास हो और वो जल्दी से बॉडी से निकल जाए। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सेम वही आ जाती हैं कि अगर पेशेंट को पहले कुछ